So today is 3rd July 2020. Let's just see कि हम लोग आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं अपने न्यूज़पेपर डिस्कशन में। सबसे पहले हम लोग एडिटोरियल से शुरू करेंगे, फिर प्रीलिम्स फैक्ट जितने बीच में आते जाएंगे, जैसे यूएनएससी या फिर अनकैट, एक अनकैट जो प्रोविजंस हम चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट लाने के बात कर रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे कि अनकैट क्या होता है। फिर मैप्स देख लेंगे और फिर लास्ट में हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद वोकैबलरीज दूंगा मैं आपकी डेली प्रैक्टिस के लिए द हिंदू के अंदर से। और सबसे लास्ट में एक मेंस क्वेश्चन जो आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अटेम्प्ट करना है। तो एडिटोरियल्स में हम लोग आज कौन कौन से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक स्लो इकोनॉमी के ऊपर है, किस प्रकार से कोड जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कोड इंडस्ट्रीज। फिर ग्लोबल हाई टेबल के ऊपर में है कि किस प्रकार से हमारा इंडिया जो है वो यूएनएससी के अंदर गया है और क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए यूएनएससी के अंदर। नेक्स्ट थर्ड आर्टिकल हमारा है ऑन मॉनिटरिंग कोविड-19 डिसीजेस, कि कोविड-19 के अलावा और भी बहुत सारे डिसीजेस जो हैं वो आ सकते हैं हमारे अंदर, जैसे ट्यूबरकुलोसिस और ये सब। तो वो सब में हमारा पैरामीटर नीचे नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जो कि उन सब केस मतलब कोविड-19 की वजह से वो सब जो है केसेस इग्नोर्ड हो जा रहे हैं और उन सब केसेस से अभी ज़्यादा डेथ होना शुरू हो गया है। इंडियाज़ टॉर्चर कल्चर नीड्स टू एंड नाउ। तो ये जो अभी जो केस चल रहा है, जिसके ऊपर कल भी हमने एक न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस किया था, तो आज उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है मद्रास हाई कोर्ट, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, न्यू पॉइंट्स हैं, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क को एडजॉइन किया गया है। तो आपके आंसर में अगर आप लिखते हो तो बॉडी में ऐड करने के लिए दो दो से तीन पॉइंट इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, मतलब बहुत दिन के बाद ये चीज़ आया है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ ट्रेन्स जो है उसके बारे में ये आर्टिकल। तो विल सी। फर्स्ट आर्टिकल है आपका इंडियन टॉर्चर नीड्स टू एंड नाउ। ये आर्टिकल के अंदर जो मुख्य है कि क्या-क्या आप न्यू न्यू इनिशिएटिव्स ला सकते हैं, जैसे कि अनकैट है, फिर और कौन-कौन लोग इसके अंदर भाग ले सकते हैं कि इस चीज़ को मतलब भुलाया ना जा सके। मतलब ऐसा होता है इंडिया में कि तुरंत कुछ आर्ट होता है और फिर कुछ दिन के बाद उसको भूल जाया जाता है और उसके ऊपर बेसिकली कोई एक्शन नहीं लिया जाता है ठोस। तो इसका वजह से जो है कि ये चीज़ जो है अभी से नहीं, बहुत दिन पहले से ही चलता रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल में। आर्टिकल में बैकग्राउंड जो है और इंट्रो आपको जैसे पता ही होगा कि कुछ दिन पहले पी जयराज और जे बेंड्रिक फादर सन डियो थे। वो उनका एक स्मॉल टाउन थूथुकुडी में उनका एक मोबाइल का दुकान था, जो कि शाम को लॉकडाउन के पीरियड के समय शाम को जब बंद करना था शॉप, तो वो बंद नहीं किए थे, वो चालू रखे हुए थे। तो पुलिस उनको कस्टडी में लेकर गई अपने, और उस समय कस्टडी में जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो रखे रहते, उसको इम्प्रिजनमेंट करते तो 3 महीने की सज़ा होती। लेकिन ऐसा हुआ कि उनको उनके साथ थोड़ा-सा ज्यादती हुई और पुलिस ने रिमांड माँगा जाकर मजिस्ट्रेट से, और मजिस्ट्रेट ने भी मैकेनिकली बैठे-बैठे कहीं पे भी, और उसने उसको बुलाया नहीं होगा, उनको सुना नहीं होगा उन दोनों को, और उसने भी जो परमिशन है वो ग्रांट कर दिया कि ठीक है, उनको रिमांड में आप ले लो और पुलिस कस्टडी में जो है अंदर, मतलब जुडिशियल कस्टडी। पहले पुलिस कस्टडी तब तक होती है जब तक जुडिशियरी के पास पेश नहीं किया जाता है। एक बार मजिस्ट्रेट पेशी हो जाती है, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी होते हैं। तो आप कस्टडी में उसको रखो, और उसके बाद जो है उनके ऊपर ये सारा कुछ जो है वो हुआ। तो इससे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये कि इस प्रकार का जो क्रुएलिटी है हमारे इंडियन समाज में, वो कंप्लीट मतलब ब्रोकन सिस्टम ऑफ लॉ एनफोर्समेंट दिखाता है, क्योंकि इससे पहले ही हमारे ऊपर लॉकडाउन इन्फोर्स किया गया था, जो कि बिल्कुल 4 घंटे का टाइम पीरियड दे करके इन्फोर्स किया गया, और उसके बाद भी बहुत सारे लोग इधर-उधर फँस गए थे, स्ट्रैंडेड हो गए थे, कोई देश में, कोई विदेश में। तो उसके बाद और ये जब जो लॉकडाउन से शुरू हुआ, वो अब ख़त्म होने के जो है, जब लॉकडाउन फ़ेज़ेस में खुल रहा है, तब ये इस प्रकार के अनअवॉइडेबल डेथ्स हमारे पास सामने हमारे आ रहे हैं। ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कहते हैं। एंडेमिक टू पुलिस कल्चर, अब मेन वो बॉडी के ऊपर आते हैं आर्टिकल के। वो ऐसा कहते हैं कि जब मैं मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस था, तब भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते थे हमारे पास, जो कि ना कि सिर्फ़ तमिलनाडु में ही रिस्ट्रिक्टेड है, वहीं की पुलिस सिर्फ़ ऐसा नहीं करती है। ये जो पुलिस कल्चर है, वो पूरे-पूरे इंडिया के अंदर ये चीज़ है, और ये बिल्कुल हमें ये याद दिलाता है कि किस प्रकार से हम लोग एक कॉलोनियल पीरियड के में रहते थे, और उस टाइम ये पुलिस फ़ोर्स का जो लॉज़ है वो सब इनैक्ट हुआ था, और अभी तक वही चीज़ चलता आ रहा है, जिसको हम लोग भूल नहीं पा रहे हैं और भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी इस सब इंसिडेंट्स की वज़ह से भुला नहीं पा रहे।
किस बेसिस पे आप ये ऐसा कह सकते हो? बेसिस ये है कि ऑफ़िशियल डाटा जितने भी हैं पुलिस टॉर्चर के, इनफैक्ट पुलिस भी इस चीज़ को ऑफ़िशियली एक्सेप्ट करती है कि हाँ, टॉर्चर हमारे वहाँ पे होता है और इसके क्वालिटी अगर आपको देखना है इस सब डाटा का, तो पुलिस ऑफ़िशियल से निकल कर के आप दूसरे प्राइवेट एनजीओज़ या फिर जो ऑब्ज़र्वर्स हैं इतने साल के, उनके रिपोर्ट्स को आप चेक कीजिए। आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से इनकी जो टॉर्चर जो है वो उतने साल से है और कितना ज़्यादा मतलब आज के डेट में ऐसे अभी भी जो है कि वो होता ही रह रहा है। और एग्ज़ाम्पल्स देते हैं वो कुछ ऐसे ऑब्ज़र्वर या एनजीओज़ के, जो एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स, एम्नेस्टी इंटरनेशनल, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। जो डाटा है टॉर्चर का, वो सब इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू आपका जो है वो आता है और कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो बताते हैं कि टॉर्चर ही जो है वो इन्वेस्टिगेशन का सबसे सेंटर पार्ट रहता है और इसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो बहुत सारे ऐसे एक्ट्स भी हैं जो अभी हमारे फ़िलहाल इंडियन सिस्टम में लागू हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेरर डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट और एक प्रिवेंशन एंड ऑफ टेररिज्म एक्ट जो अभी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के रूप में अभी भी स्थापित है। अनफॉर्चुनेटली पुलिसिंग जो है वो मेन स्ट्रीम में बाकी दुनिया वाले लोग जो हैं वो अपग्रेड कर चुके हैं टेक्नोलॉजीज़ को और टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू जो है वो सच को बाहर निकालते हैं। लेकिन इंडिया की जो पुलिस फ़ोर्स है वो इन सब चीज़ को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जैसे कि डीएनए एनालिसिस, नार्को एनालिसिस, ये सब सब पुलिस स्टेशन में सब सारे स्टेट्स में ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं है। कुछ ही स्टेट्स में और कुछ ही पुलिस स्टेशन में ये सारा कुछ अवेलेबल है। बाकी लोग जो है वो अभी भी अपना हाथ जगन्नाथ का हवाला लेकर के और सारा कुछ करते हैं। इसके ऊपर कुछ लोग ऐसे इंडिया में हैं जो कि पब्लिक डाटा, पब्लिक मतलब इंटरनेशनल डाटा और इंटरनेशनल एरिना में क्या हुआ है इंडिया के रिस्पेक्ट में, उसको ज़्यादा तवज्जो देते। तो उनके लिए भी मैं बता दूँ कि जो स्टेट इंडोर्स्ड टॉर्चर है, उसके ऊपर जो पेशी हुई थी हमारे अटॉर्नी जनरल की 2017 में, उस टाइम पे जो अटॉर्नी जनरल थे, वो जेनेवा में गए थे। वहाँ पे उनकी ओपनिंग स्पीच थी कि इंडिया जो है वो गांधी और बुद्धा को मानता है और उनका ऐसा कहना था कि इंडिया बिलीव्स इन पीस, नॉन वायलेंस एंड अन upholding human dignity. As such, the concept of torture is completely alien to our culture and it has no place in governance of the nation. उनका कहना था कि इंडिया पीस और नॉन वायलेंस के और डिग्निटी अपहोल्ड करने में, डिग्निटी मतलब किसी दूसरे की जो स्वाभिमान है उसको होल्ड करने में बिलीव करता है। और ये जो टॉर्चर वाला जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ही अननोन और बिल्कुल ही हास्यास्पद है हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए और ये चीज़ तो कभी भी हमारे नेशन में यूज़ हो ही नहीं सकता है। तो ये एक टेक्स्ट बुक एग्जांपल हो सकता है आपके ओपनिंग स्पीच के लिए, एसे लिखने के लिए, जैसे कि आप यूपीएससी में लिख सकते हो ओपनिंग में। लेकिन अगर आप इंडियन कल्चर को और ये सब इंसिडेंट के साथ-साथ देखो तो ये सब बहुत बड़ी एक हिपोक्रेसी दिखती है। और अनडाउटली डाउट ये है कि अभी जो जितने लोग वहाँ पे विक्टिम मरे हैं उनको कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिलेगा और जो पुलिस ऑफिसर है उसको भी ऐसा सुनना में आया है कि वो उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये सब जो एक्शन है ये कोई एक्शन ऐसा नहीं है कि आपको इस चीज़ एक्शन की वजह से आप शांत हो जाओ, आपको ठंडक पड़ जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल छोटा-सा एक आपको मतलब ऐसा संतावना दिया गया है। बेसिक अगर आप चाहो कि ठोस कुछ अगर हो तो स्ट्रिंजेंट लीगल फ्रेमवर्क चाहिए हम लोग को कि आगे ये सब चीज़ जो है वो ना हो पाए और जिसके लिए इंटरनेशनल लॉ अंडर द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, अनकैट इसको शॉर्ट में कहते हैं, उसको लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे इंडियन पुलिसिंग सिस्टम में। और ये जो अनकैट है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, इसका सिग्नेटरी 1997 में हमारा भारत देश जो है वो बन गया था। देखिए, आर्टिकल में तो नहीं है लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा ऐसे देख सकते हैं कि अनकैट क्या है, क्योंकि होलिस्टिक आपको वैसे समझने में आसानी होगा और पेपर में आप लिख भी सकते हो अनकैट। तो अनकैट जो है यूनाइटेड नेशंस का जो ये रूल है, वो काफ़ी ज़्यादा लिबरल है। मतलब वो ये नहीं बोलता आपको किसी भी स्टेट को कि प्रॉपर्ली आप इसके ही सारे रूल्स जो हैं वो अपने सिस्टम में अप्लाई कीजिए। आप अपने सिस्टम में कोई सा भी रूल बना सकते हो जो कि इसके रूल से मैच करे और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कि प्रिंसिपल, रिड्रेस, रिपोर्टिंग, पनिशमेंट और प्रोहिबिशन है, ये सारे रूल्स मतलब रूल्स को वो उसके अंदर इंक्लूड कर सके किसी न किसी मैनर के अंदर। और अपना जो कंट्री है इंडिया जो है वो जेनेवा में जा के हर साल ये चीज़ प्रूव भी करता रहा है कि हम लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन
प्रॉपर इसका जो फ़ॉलो करने का जो तरीका है वो अभी तक जो है वो नहीं हो पाया है। तो ये प्रिवेंशन रिड्रेसल रिपोर्ट क्या है वो थोड़ा-सा एक-एक लाइन में हम देख लेते हैं कि प्रोहिबिशन में क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन मतलब किसी भी तरह का टॉर्चर या क्रूरैलिटी, इनह्यूमन कंडीशंस, पनिशमेंट्स ये सब सारा कुछ नहीं होना चाहिए, जो कि इंटरनेशनल लॉ के अधीन है। और फिर प्रिवेंशन स्टेट्स मस्ट टेक लेजिस्लेटिव and administrative, judicial and other measures to prevent the acts of torture which is under article 2 and 11। उसके 2 एंड 11 अनकैट के आर्टिकल 2 एंड 11 में है कि प्रिवेंशन लेना चाहिए किसी भी तरह का लेजिस्लेटिव हम लोग का या एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल मेजर्स निकाल के हम लोग को ये प्रिवेंशन इस चीज़ को टॉर्चर को रोकने का तरीका निकालना चाहिए। पनिशमेंट जितना भी हो, जितने भी टॉर्चर के एक्ट्स हों, जैसे कि अभी जो फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में हुआ, उन सबको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और वो जो-जो लोग इन्वॉल्व्ड हैं, उन सबको प्रोसिक्यूट करना चाहिए और स्टेट को ये मतलब इंश्योर करवाना चाहिए कि ये जो टॉर्चर है, वो मतलब डोमेस्टिक लॉज़ में इंक्लूडेड हो। ये आर्टिकल 4 कहता है अनकैट का। फिर रिड्रेसल, विक्टिम जो भी हैं टॉर्चर के, जितने भी तरह के इल ट्रीटमेंट उनको जिसको भी जो भी हुआ है, उन सबको प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए और उसके बाद अगर ज़रूरत है, अगर वो मेंटली हैरेस हो गए हैं, तो उनको रिहैबिलिटेशन भी प्रोवाइड करवाना चाहिए, ये आर्टिकल 14 बोलता है। टोटल 16 आर्टिकल है अनकैट में। रिपोर्टिंग लास्ट जो है प्रिंसिपल उनका रिपोर्टिंग कि जितने भी स्टेट्स हैं उनको प्रॉपर्ली जो है कि हर साल, हर महीने जो मतलब अगर हर साल हो सके या फिर हर महीने हो सके, उनको रिपोर्टिंग करनी चाहिए, जो कि कमीशन जो भी ये बनाएँगे अपने इस नेशन में एक जो नेशनल कमीशन कमिटी जो बनाएँगे, उसको प्रॉपर रिपोर्टिंग करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या का रुख क्या है इस टॉर्चर के ऊपर? देखिए, रघुवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1980 एक केस आया था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ये अननोइंग लगा था किस प्रकार से वो बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्चर किया गया था ये इसमें जो विक्टिम है और उसको इतना ज़्यादा हो गया था कि वो डेथ तो उसकी हो गई थी, लेकिन वो मेंटली बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लमैटिक स्टेशन में मतलब सिचुएशन में पहुँच गया था। उसके बाद भी फ्रांसिस कोडालाई मुली वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981, उसके बाद शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1987, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे जो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद कहा है कि ये सारा कुछ जो क्रुएलिटी है, टॉर्चर है, वो आर्टिकल मतलब राइट टू लाइफ होता है ना आपका आर्टिकल 21 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो उसका वायलेशन हुआ है और उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 21 जो है वो उसके जो प्रिंसिपल्स वो कंटेन करता है अनकैट के जितने प्रिंसिपल है वो सारे मतलब अनकैट में जितने प्रिंसिपल हैं वो सारे आपके आर्टिकल 21 से बहुत ज़्यादा मतलब मेल खाते हैं, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, आपका हमारा फंडामेंटल राइट है ये। तो ये इनह्यूमन कंडीशंस और पनिशमेंट जो है वो उसको अवॉइड करना चाहिए हमारे इंडिया में, जो कि पूरे वर्ल्ड में भी अवॉइड किया जा रहा है। अब लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली में इंडिया में, रेगुलरली इसको डिनाई किया जा रहा है, रेगुलरली इसको डिले किया जा रहा है। कैसे? ना कि सिर्फ हमारे गवर्नमेंट की तरफ के द्वारा बल्कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये चीज़ किया जा रहा है कंटिन्यूअसली। फॉर एग्जांपल अनकैट से हम लोग जुड़े थे 1997 में, लेकिन अभी तक हम लोग रेटिफाई नहीं कर पाए इस चीज़ को। 2010 में वीक प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल जो है वो पास किया गया लोकसभा के अंदर और राज्यसभा इसको बाद में जो है कि उसको मतलब टालते रहा और उसके बाद लेटरली वो जो है कि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसमें फिर बाद में लेटर जो है कि वो कमिटी स्टैंडिंग कमिटी के पास भी गया जिसके अंदर बहुत सारे जज और जो एक्सपर्ट्स रहते हैं वो लोग रहते हैं। तो 2010 में ये स्टैंडिंग कमिटी में जो राइटर हैं वो बोले कि मैं भी वहाँ पे था। वो स्टैंडिंग कमिटी का जो मेंबर था वो भी मैं भी था। तो उसमें मुझे पता है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। उसके बाद वो कहते हैं कि कमिटी ने रिकमेंड किया 2012 में मतलब 2 साल लगा कर के उन्होंने रिकमेंडेशन दिया किस-किस प्रकार से जो है आप लेकर के आओ। बिल जो है उसको अच्छे तरीके से लेकर के आओ और क्या-क्या चीज़ इसमें होनी चाहिए। लेकिन उस चीज़ को लैप्स करवा दिया गया और वो ठंडे बस्ते में चला गया और फिर उसको खत्म हुआ। 2016 में फिर से अश्वनी कुमार जो है सीनियर एडवोकेट हैं और यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं लॉ के, तो वो इस चीज़ को फिर से ये मुद्दा को उठाए। लेकिन उस टाइम पे भी ऐसा कुछ हुआ नहीं और मतलब वो चीज़ फ्रूटफुल नहीं हो पाया, आगे बढ़ नहीं पाया। फिर 2017 में लॉ कमीशन जो है वो सबमिट किया, 273rd रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया, एक ड्राफ्ट बना कर के टॉर्चर लॉ के अगेंस्ट। लेकिन उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसको डिसमिस कर दिया गया कि गवर्नमेंट को हम
लॉ बाय मैंडेमस से जो है वो हम उनको ये नहीं बोल सकते हैं कि आप लेजिस्लेशन लेकर के आओ इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉज है, पॉलिसीज़ है, और इन पॉलिसीज़ मैटर में हम ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो दबाव नहीं डाल सकते हैं। फिर से सेकंड पिटिशन एक बार और आया मिस्टर कुमार का, लेकिन वो फिर से जो है कि वो चीज़ को मतलब लाया नहीं गया, लागू नहीं हो पाया, किसी तरीके से वो चीज़ रिजेक्ट हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट की भी ये जो जिम्मेवारी है इसमें, इसको लागू करवाने में, वो काफ़ी ज़्यादा धुलमिल रही है। सुप्रीम कोर्ट बार-बार जो अपना जो पीठ दिखा दे रहा है इस चीज़ में, तो वो उसका जो ग्लोरियस जो पास्ट रहा है, उससे भी उसको जो है कि वो थोड़ा-सा मतलब अलग दिखा रहा है कि आप पहले इतना अच्छा कुछ कर चुके हैं, लेकिन आप इस चीज़ में नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम इसमें लेजिस्लेशन, ये इंटरनेशनल पॉलिसी को लाने में हम उतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले भी आपने बहुत सारा कुछ किया है ऐसा, जो कि लॉ मेकिंग में आपने देश को या फिर पार्लियामेंट को मतलब मैंडेमस मतलब ऐसा बताया है कि आपको ये चीज़ करना चाहिए, और लॉ मतलब पार्लियामेंट ने किया है। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, टू रिफॉर्म लॉ अराउंड वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट, ये जो पिछले कुछ साल पहले ये चीज़ जो रूल आया है। फिर इन्वायरमेंटल ट्रिब्यून बैठाने में इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत, आपके पेरिस क्लाइमेट चेंज और इस सब के अंतर्गत। फिर राइट टू प्राइवेसी के ऊपर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना विजिलेंस दिखाया। उसके बाद भी जो कमीशन ड्राफ्ट बिल है, उसको भी अगर आप ढंग से अगर आप उतार करके स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू अगर ले करके आओ, तो भी काफ़ी ज़्यादा कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी जो है, बाकी जितने वो लोग भी जो है कलेक्टिवली पुलिस ब्रुटैलिटी के अगेंस्ट नहीं हैं। वो लोग भी चाहते हैं, ऐसा उनको लगता है कि ये पुलिस ब्रुटैलिटी, थोड़ा बहुत मारपीट ज़रूरी है, अगर लोगों से सच निकलवाना है, सिवाय इनके कि वो टेक्नोलॉजी यूज़ करें या फिर कुछ और। तो हैशटैग टॉर्चर टुडे, तो राइटर कहते हैं कि चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये टॉर्चर अभी इतना कुछ हो गया है, ना गवर्नमेंट ला रही है, ना होम मिनिस्टर ला रही है, और अभी जो नया होम मिनिस्टर और गवर्नमेंट है, वो भी हो सकता है नहीं लाए। तो कैसे इसको ला सकते हैं? तो इसका एग्जांपल देते हैं वो लोग कि जैसे यूएसए में है, यूएसए में अभी जैसे ही जॉर्ज फ्लॉयड जो डेथ हुआ है, तो उस टाइम पे वहाँ पे जितनी भी जनता है, वो लोग पूरा स्टेटस को के विरुद्ध खड़ा हो गई गवर्नमेंट के, और जो नेशनल डिबेट है वो ऑन हो गया, और इसके वजह से जो है गवर्नमेंट उस टाइम की जो है वो मजबूर हो गई कि किस प्रकार से उनको पुलिस सिस्टम के ऊपर रिफ़ॉर्म लाने की ज़रूरत है। तो वही सेम चीज़ जो है हमारे इंडिया में भी चाहिए। हमें ऐसा करने की ज़रूरत है जिसके अंदर वो चाहते हैं कि बार कमीशन वो होता है जो लॉयर्स और जजेस की जो मतलब हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, ये सब अलग-अलग बार कमीशन होता है, उनका एक संगठन होता है। तो वो संगठन बार कमीशन, स्टूडेंट्स और जितने भी जो एक्टिव मेंबर्स हैं, वो लोग को ज़रूरत है कि इन सब चीज़ों को जो है कि वो ऊपर लेकर के आएँ और एक नेशनल मूवमेंट चलाएँ अंडर हैशटैग एंड टॉर्चर टुडे करके। तभी जो है कि ये चीज़ आपका जो है कि वो ख़त्म हो पाएगा, और हम लोग को जस्टिस मिल पाएगा, और जो लोग मारे गए हैं उनको भी जस्टिस मिल पाएगा, और आगे जो आने वाले लोग हैं उनको भी। तो ये डिसाइड पीपल को ही करना है कि उनको किस प्रकार का लॉ आगे लेकर के आना है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा प्राइवेट ट्रेन्स के ऊपर है। तो कल एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर चेयरमैन ने कहा है कि जॉब्स, फेयर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा ऐसा ह्यूमन सिटीजन, इंडियन सिटीजन के खिलाफ कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं हो। तो क्या-क्या उन्होंने कहा है, हम लोग देखते हैं। प्राइवेट उन्होंने कहा कि प्राइवेट ट्रेन जो है, एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि अप्रैल 2023 तक ये सब कुछ पटरी पर आ जाएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग ऐसा देखते हैं कि कन्फर्म टिकट और जितने भी जो ट्रैवलर्स को जो बेनिफिट होता है, जैसे वेटिंग लिस्ट में जा कर के उनका जो टिकट ड्रॉप हो जाता है, या फिर जो ट्रैवलिंग में जो और भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि वेटिंग लिस्ट वाले लोग जो जनरल बोगी में होते हैं, ये सब सारा कुछ आगे चल कर के प्राइवेट ट्रेन में ये सब नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि अगर जैसे जॉब में आपको लग रहा है कि प्राइवेट ट्रेन आ जाने से फेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जॉब बहुत ज़्यादा घट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या बताते हैं प्राइवेट ट्रेन को लाने के लिए, कि हम टाइम जो है वो बीच में कम करना चाहते हैं, और दूसरा कि हमारे पास बहुत सारा डिमांड आता है। डिमांड सप्लाई डेफ़िसिट जो है, जो हम लोग डिमांड बहुत आता है लेकिन हम उनको उतना सारा सीट सप्लाई नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ का जो गैप है उसको हम कम करना चाहते हैं। दूसरा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम बूस्ट करना चाहते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगा, नया कोच आएगा, फिर और भी सर्विसेज़ जो है कि रेलवे में बढ़ के आएँगी। तो ये सबसे मतलब आम जनता को ही फ़ायदा है, ऐसा रेलवे के चेयरमैन वी के यादव कहते हैं।
और उनको ये ऐसा लगता है कि ये जो प्रोसेस है इससे हम लोग एक क्वांटम जंप ले पाएंगे अपने रेलवे सिस्टम में। रेलवे ये भी कहती है कि रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन फॉर फॉर ऑक्शन या फिर जो बिडिंग है प्राइवेटाइजेशन की, कौन कौन से फर्म जो है प्राइवेट ट्रेन चलाएंगी अपनी संस्था में, तो वो लोग का जो रिक्वेस्ट है वो जल्द आएगा और फिर उसमें 109 रूट्स में 151 मॉडर्न ट्रेन चलाई जाएंगी। प्रोजेक्ट जो एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग करीब करीब 30,000 करोड़ जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा हमारे इंडियन बजट में। और इसमें करीब करीब 2,800 मेल ट्रेन जो है और 191 मॉडर्न ट्रेन ये सब में इसके लिए जो है RFQ जो है इनवाइट किए जाएगी, जो कि करीब ओनली 5% जो है वो करंट अभी जो भी हमारा जो अभी सिस्टम चल रहा है ट्रेन का उसका सिर्फ 5% है वो। 95% उसके बाद भी जो है वो हमारा रेलवे इंडियन रेलवे सिस्टम का ही ट्रेन चलेगा, सरकारी ट्रेन ही चलेगा। तो इस वजह से जितने भी जो ऑपोजिशन पार्टी कुछ दिन पहले जो ये चला रही थी ऐसा एक न्यूज़ की, इसके वजह से हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा जॉबलेसनेस आ जाएगी और पूरा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो फिर उसके बाद फेयर्स जो है वो अनठिकाना पड़ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं आएगा। हमारा जो 70 साल से इंडिपेंडेंस के बाद से अभी तक हम लोग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट है। और जिस वजह से जो प्राइवेटाइजेशन के आने से रेलवे में जो 5% ही अगर प्राइवेट ट्रेन चलेंगी, तो उससे क्या है कि सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस आएगा और सेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक उभर कर आएगा। और जिस वजह से जो ट्रैवल सर्विसेज है पैसेंजर को वो और भी अच्छे से उभर कर हम लोग दे पाएंगे। और न्यू ट्रेन्स के वजह से जो डिमांड है और जो सप्लाई डेफिसिट है वो तो हमने बात करा ही कि वो किस प्रकार से कम हो पाएगा। ह्यूज वेटिंग लिस्ट, हम लोग करीब करीब 8.4 बिलियन मतलब 840 करोड़ पैसेंजर्स जो हैं 2019-20 के कैलेंडर में हम उनको ट्रेन टिकट्स नहीं प्रोवाइड करवा पाए, वो लोग वेटिंग लिस्ट में थे और उनका जो रिक्वेस्ट है वो ड्रॉप कर दिया गया। बिजी समर सीजन्स में या फिर जो त्यौहार का सीज़न है होली दशहरा ये सब में तो करीब करीब 13.3% पैसेंजर जो हैं वो वेटिंग लिस्ट की वजह से कंफर्म सूची में नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा उनको भी और जिनका कंफर्म हो जाता है उनको भी दोनों को ही प्रॉब्लम होता है। फिर ह्यूज कंपटीशन विल इंश्योर फेयर प्राइजेस, मतलब अभी ऐसा कहा जा रहा है कि वो लोग जब आएंगे तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से ऐसा क्या होता है कि प्राइजेस जो है वो अनटिकानी बढ़ता है ऊपर। तो ये नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कहते हैं रेलवे के चेयरमैन कि देखिए एसी बसेस भी चल रही हैं, आपके फ्लाइट्स भी चल रहे हैं, तो अभी ट्रेन उतना भी ज़्यादा हाई नहीं कर देगा। दूसरा कि राजधानी और ये सब ट्रेन्स भी चल रही हैं, तो इतना भी वो हाई नहीं कर देगा कि वो लोग आउट ऑफ कंपटीशन हो जाए। और जिस वजह से उसके बाद भी 95% जो ट्रेन है उसी रूट पे आपकी सरकारी ट्रेन भी चल रही है, तो वो कोई मतलब नहीं बनता है कि उसी रेलवे ट्रैक पे चलना है उनको और वो इतना ज़्यादा हाई कर दें अपना जो जो फेयर है कि उसमें जो है पैसेंजर चढ़े ही नहीं। तो फेयर उतना ज़्यादा नहीं जाएगा और उसके साथ ही साथ जो है फैसिलिटीज़ जो है आपको वर्ल्ड क्लास मिलेगी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। जैसे कि जो जियो क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है और बीएसएनएल क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है आपको, तो वो आप देख ही सकते हो। तो करीब करीब वो मॉडल हम लोग का रहेगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे हम लोग अपना एक्सपैंड करेंगे, जिसके अंतर्गत जॉब, स्पीड, सेफर ट्रांसपोर्ट ये सारा कुछ जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा एफिशिएंट वे में निकल कर आएगा। जॉब्स घटेंगे नहीं क्योंकि हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, और बढ़िया ही होगा, वो खराब नहीं होगा। तो जिस वजह से जो चिंताएँ हैं उसको आप एक तरफ रख सकते हैं, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो सेफ़ ट्रैवलिंग भी होती है और कोच भी जो आप जो डिमांड की जो पैसेंजर है वो सब पैसेंजर की जो डिमांड है वो भी काफ़ी बढ़िया होकर के आएगा, ऐसा चेयरमैन ने कहा है। और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से ऐसा अभी देखा जाता है कि 4,000 किलोमीटर पे हमें कोई भी इस कोच को मेंटेन करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी मतलब एडवांस हो जाएगा तो फिर उसके बाद 40,000 किलोमीटर पे या फिर महीने में 1 या 2 बार जो है कि हमें उसको किसी भी कोच को मेंटेनेंस के लिए शेड पे लेकर जाना पड़ेगा। तो जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा सेफ़ और काफ़ी ज़्यादा एफ़िशिएंट हमारा सिस्टम हो जाएगा। जो बिट्स हैं मेक इन इंडिया के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जितने भी जो कोचेस आएँगे न्यू एडवांस्ड कोचेस, वो सारे कोचेस आपके मेक इन इंडिया बन कर के आएँगे और लोकल पार्ट्स के थ्रू वो बन कर के आएँगे। दूसरा कि जो बिट्स जो आएगा रेलवे का वो सारा कुछ ड्राइवर, गार्ड, सेफ्टी ये सारा कुछ वो कवर करेगा, ठीक है? और दूसरा कि जितने भी आपके रेलवेज़ को बिड वो करेंगे या फिर जितना भी रेवेन्यू रेलवे कमाएगा उस चीज़ को हम लोग पब्लिक करेंगे ही कुछ दिन के बाद। और इसके साथ साथ आप ये भी देखोगे कि जो एनर्जी चार्जेस हैं जितने भी जो न्यू प्राइवेट रेलवे के थ्रू आएगा, तो ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो सरकारी ही है, तो एनर्जी चार्जेस भी उनको
पर मंथ उसके बाद में उसी हिसाब से देना पड़ेगा, जितना भी उनका यूटिलिटी या फिर जो भी उनका कंजम्पशन कॉस्ट आएगा। तो जिस वजह से आरएफक्यू जो मीटिंग सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए सक्सेसफुल ऐसा साबित होने वाला है, क्योंकि हर चीज़ में हम लोग मतलब क्षेत्र से उसको बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो स्पीड है, ताकि जो प्राइवेट ट्रेन है वो इनके मतलब अपने आप को इनकेपेबल ना समझे, तो स्पीड भी बहुत सारे जो रूट्स है उसके ऊपर हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मेजॉरिटी ऑफ द रूट्स जो है उसमें 110 किलोमीटर पर आवर का मैक्सिमम स्पीड हम लोग चला पाते हैं, किसी किसी में 130 किलोमीटर पर आवर का है। और इसको अब जो है कि अब हम लोग धीरे धीरे करके फेज वाइज बढ़ाने की कोशिश करें। फर्स्ट फेज में जो है कि 130 किलोमीटर पर आवर का हम लोग बढ़ाएंगे, और जो कि अ, ये दिल्ली मुंबई रूट में कंप्लीट भी कर दिया गया है। और उसके बाद जो है सेकंड फेज़ में जिसमें कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और गोल्डन डायगोनल जो है कि वो रूट आएगा, उसके अंतर्गत हम लोग 180 किलोमीटर तक का बढ़ाने का कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली मुंबई, दिल्ली कोलकाता जो है वो ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया गया, और जो काम जो है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है 160 किलोमीटर पर आवर को भगाने के लिए, और जो कि 2023 तक वो चीज़ कंप्लीट भी हो जाएगा। तो उसके बाद जो है कि प्राइवेट ट्रेन जैसे ही आएंगी तो बिल्कुल बढ़िया अपने वो डिज़ायर के अनुसार स्पीड्स में अपना काम कर पाएंगे। इसके साथ देखिए कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल गोल्डन डायगोनल जो है हमारा, वो अभी हम लोग मैप में देखेंगे भी। अब कंफ्यूज मत होइए क्या होता है वो सर, ये पता नहीं है। तो मैप में भी हम लोग देखेंगे, आप ये समझ लिए कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और गोल्डन डायगोनल जो है उसमें करीब करीब 60% ऑफ द ट्रैफिक जो है हमारा पूरे इंडिया का वो चलता है। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा, ये मैप में नहीं दिया, हमारा एडिटोरियल में नहीं दिया है, हम लोग बाहर से देख लेते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो जितने भी जो मेन मेट्रो सिटीज़ हैं हमारे चार, जैसे आपको पता होगा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इनको जो जोड़ती है जो लाइन, उसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसमें इसी वजह से सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स जाते हैं, क्योंकि आप देखिए जितने भी माइग्रेशन जो होती हैं वो आसपास सिटीज़ से, वो इन सब मेट्रो सिटीज़ में ही जाते हैं। जैसे कि बिहार, झारखंड, यूपी से लोग दिल्ली में जाते हैं ज़्यादा, कोलकाता में जाते हैं ज़्यादा। फिर उसके बाद उसके नीचे जो आंध्र प्रदेश है, सब सबसे वो सब चेन्नई उन्नई में जाते हैं। फिर जितने मध्य प्रदेश है, सब सबसे वो सबसे मुंबई में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं। तो ये सब जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है काफ़ी ज़्यादा बिजिएस्ट हमारा पोर्ट है। उसके बाद डायमंड क्वाड्रिलेटरल अभी एक नया टर्म आया है, जो कि अभी ये डायमंड क्वाड्रिलेटरल जो है वो हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए ये अभी प्रचलित है, और बहुत ज़्यादा अभी रेलेवेंस है, क्योंकि बुलेट ट्रेन की वजह से जो है कि इसको आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ये चीज़। तो इसके अंतर्गत देखिए इसमें भी मेट्रो सिटीज़ को जोड़ा गया है, और इसमें कंपनी नेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप आंसर राइटिंग में कहीं ऐसे रेफरेंस दिया अगर देना पड़े कि बाहर एफडीआई इसके ऊपर में जैसे, तो वो आप दे सकते हो। जो इसमें खाली सिर्फ दिल्ली से चेन्नई वाला जो है वो इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस गवर्नमेंट ऑफ चाइना बेस्ड फॉर्म कर रही है। बाकी दिल्ली टू कोलकाता जो है वो स्पेन बेस्ड कंपनी कर रही है, इंटरनेशनल कंसल्टेंट एंड टेक्नोक्रेट। दिल्ली टू मुंबई इंडियन बेस्ड कंपनी है, लेमन इंटरनेशनल। और मुंबई टू चेन्नई जो है वो फ्रांस बेस्ड सिस्ट्रा कंपनी जो है वो कर रही है। फास्टेस्ट कमर्शियल बुलेट ट्रेन वर्ल्ड में जो है वो अगर देखिए तो जापान जापान सबसे ऊपर है, उसमें 505 किलोमीटर पर आवर रन करता है जापान के अंदर। संघाई मंगलेव मैगलेव ट्रेन जो होता है, जो कि आपके सतह से तो एक सेंटीमीटर ऊपर चलता है, या फिर कुछ मिलीमीटर जो है ऊपर रेल रेल के ऊपर तैरता है, तो वो 431 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। फिर हारमोनी सी एच ए चाइना में 380 किलोमीटर है। फिर इटली में तो 360 किलोमीटर है, और सीमेन वेलगरेस स्पेन में 350 किलोमीटर है। नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कि किस प्रकार से जो मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे इंडिया में, तो वो उनका भी मॉनिटरिंग जो है थोड़ा-सा स्लो पड़ गया है। तो ये अभी कोविड-19 के ऊपर जो सारे लोग व्यस्त हैं हॉस्पिटल्स में, तो उसके वजह से दूसरे जो डिज़ीज़ हैं, उसको कम तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक डेंजर है। इंटीग्रेटेड डिसीज़ सर्विलेंस प्रोग्राम इंडिया का जो मेन बैकबोन है इंडियन डिसीज़ मॉनिटरिंग नेटवर्क का, वो रिस्पॉन्सिबल है सेंटर और वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन के लिए, कि किस प्रकार से जो अलर्ट करता है वो कि इमरजेंसी डिजीज़ आउटब्रेक जो हमारे इंडिया में हुआ है, छोटा से छोटा डिजीज़ आउटब्रेक भी जो है, पैथोजन जो है जो अगर जो हमारे इंडिया में मिलता है किसी भी हॉस्पिटल में कहीं पे भी, आपका पैथोजन टेस्टिंग सेंटर्स पे, तो उनका रेमेडियल एक्शन के लिए और उनका किस प्रकार से वो स्पीड किस स्पीड से वो फैल रहा है, वो सब सारा कुछ बताने का काम इसका
इंटीग्रेटेड डिसीज़ सर्विलेंस प्रोग्राम का होता है। एट एन एवरेज 30 से 40 सच अलर्ट्स उसका आता है और हर वीक जो है वो इस तरह का जो जो रिपोर्ट है वो जारी करता है। और ऐसा देखा जा रहा है कि अभी कुछ दिन से जो है कि वो कम कर दिया है अपना रिपोर्ट देना, क्योंकि ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि कोविड-19 की वजह से बाकी सारे डिसीज़ेज़ खत्म हो गए हैं या फिर उसके ऊपर कपड़ा मार दिया गया है। वो अभी भी वैसे ही हैं, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि हो सकता है कि पिछले सा कि अभी बाकी सब जो 12 मार्च से जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स बंद कर दिए गए थे और बहुत सारे दूसरे जो डिज़ीज़ हैं उनके पेशेंट्स को थोड़ा कम देखा जा रहा था, तो जिस वजह से उनकी रिपोर्टिंग थोड़ी कम हो रही है। जो जो जनता है वो आ नहीं रही है हॉस्पिटल में, जिस वजह से ऐसा हुआ होगा। ऐसा इनका अनुमान है। वैसे इसका काम देखिए, आईडीएसपी का तो अभी तक काफ़ी अच्छा इसने काम किया है। इसने करीब-करीब 6 आउटब्रेक्स जो है रिपोर्ट किया था मार्च के 16 से लेके 22 के बीच में। और जबकि पिछले साल उसने इसी टाइम पे इसी वीक में 17 अलर्ट्स पेश किया था। 2018 में 28 और 2017 में 45, एक ही वीक के अंदर मार्च 17 से मार्च 22 के बीच में। लेकिन इस साल जो है कि सिर्फ 6 के बारे में बताया गया है। तो इसके वजह से आप देखिए कि कितना ज़्यादा कम जो है रिपोर्टिंग अभी हो पा रहा है और जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा ये चिंता वाला एक मुद्दा है। और ये जो मूवमेंट है हॉस्पिटल्स का और जितने भी ये सारे जो रिपोर्टिंग है, वो कैसे पता चला हम लोग को? वो इस तरह से पता चला कि ट्यूबरकुलोसिस की जो नोटिफ़िकेशन है, वो हर महीने ठीक-ठाक आ जाती थी, लेकिन फ्रेश ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन की कोई सा भी नोटिफ़िकेशन इस उतना ज़्यादा नंबर में इस सप्ताह नहीं आया है या फिर इस पीरियड के दौरान नहीं आया है। और जो क्लेम्स हैं आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत, वो भी उतना कुछ ज़्यादा नहीं आया है। आयुष्मान भारत हम ये वाला स्लाइड के बाद डिस्कस करेंगे। एक बार जिसको आता है वो रिवाइज़ कर लें और जिसको नहीं आता है उसको मैं बता दूँगा। तो इसके वजह से ये बताते हैं कि जो डिक्लाइन है दर्द का, वो ये रिपोर्टिंग का वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोविड-19 के जो आउटब्रेक हुआ उसमें हम लोग को पता चला है कि फ्यूचर फ़ोरकास्टिंग का कितना बड़ा एक रोल होता है किसी पैंडेमिक को रोकने के अंतर्गत। और उसके वजह से हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेबल है कि एक्सेप्टेबल है कि हम लोग इस तरह का जो पब्लिक अपडेट है उसको हम कम एक्सेप्ट कर पाएँ या फिर जो फ़ोरकास्टिंग है उसको हम क्यूट कर दें, तो इसको भी हम एक्सेप्ट कर लें। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि भले ही पैंडेमिक ख़त्म होने के कगार पे है या फिर लॉकडाउन जो है अब हम लोग धीरे-धीरे उठा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है कि टू बी ग्रांटेड ले लें और अपना रूटीन प्रोग्राम के अंदर ना आएँ। रूटीन सर्विलेंस सिस्टम को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस वजह से आईडीएसपी को जो मैन पावर क्रंच है और भी जो जिसके उसके जितने भी उसके प्रॉब्लम्स हैं, वो सब चीज़ को उसको बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना चाहिए और भी स्ट्रेंथन तरीके से उसको उभर कर आना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया अभी आईडीएसपी पैंडेमिक के दौरान भी जो है कि रिक्रूट कर रही है। मैं पैंडेमिक के दौरान ही, क्योंकि उसके पास पहले से मैन पावर क्रंच था, तो हो सकता है कि भारत सरकार की तरफ से उसको कहा गया हो कि ठीक है भाई, मैन पावर अपना लो, लेकिन अब तुम फोरकास्टिंग एकदम सही करो। तो उसको और भी स्ट्रेंथन तरीके से उसको करके चलना है और इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी से कोऑर्डिनेशन बना करके अपना रखने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैंडेमिक ठीक है बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसको फोकस करना है, लेकिन जो और भी दूसरे तरीके के जो किलर्स हैं हमारी सोसाइटी में, जो डिजीजेज हैं, उनसे भी बच करके रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयुष्मान भारत क्या है? आयुष्मान भारत एक नेशनल स्कीम है जिसके अंदर जो है इंश्योरेंस दी जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस। इसके अंदर एलिजिबल कौन है? करीब करीब सारे जितने भी जो मिसरेबल जो कैटेगरीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसके घर में कोई भी मेल अडल्ट नहीं है 18 से 59 ईयर्स के बीच में, या फिर जिसके घर में कोई भी मेल जैसे सब फीमेल ही हैं और अडल्ट में, और कोई भी मेल नहीं है 16 से लेके 59 के अबव, या कोई भी पढ़ा लिखा 25 ईयर से ज़्यादा उसके घर में नहीं है, या फिर कोई लैंडलेस टीनेजर है, या फिर लेबरर है, या फिर कोई ऐसा है जो कि आपके कच्चा घर में रहता है, या फिर कोई ऐसा है जिसके पास कोई भी हाउस नहीं है, शेल्टर्स में रहता है। तो एस टी एस सी ये सब लोग जो हैं ये सब एलिजिबल हैं। एलिजिबल कौन नहीं है? जिसके पास गाड़ी घोड़ा है 2 3 4 चक्का का, या फिर जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड है। किसान क्रेडिट कार्ड क्यों? क्योंकि अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में देखेंगे। आप ये जानिए किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है? और उसका जो लिमिट है वो उसका पैसे जो है 50,000 तक का। और फिर उसके बाद मेंबर विद गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट वाले जो लोग हैं वो भी इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। और नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट, जो भी ये जिसके कंपनीज और ये सब सारा कुछ है, तो वो लोग भी इसके अंदर इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो जिसका भी इनकम अगर 10,000 पर मंथ भी अगर है तो उसका ये फ़ायदा नहीं उठा सकता है, ठीक है?
बाकी पीडीएफ आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ध्यान से याद करने के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मेंस में एक्सपेक्टेड, मतलब पिछले साल भी कुछ हिंट्स था इसके बारे में और इस बार भी हो सकता है आ जाए। फिर किसान क्रेडिट कार्ड जो है, किसान क्रेडिट कार्ड कौन ले सकता है क्या नहीं, तो किसान क्रेडिट कार्ड वही ले सकता है जिसका जो है कि पिछला बैकलॉग जो है थोड़ा बहुत क्लियर है, ज़्यादा वो डिफ़ॉल्ट ही नहीं रहा है, और उसके पास कम से कम अपना लैंड हो, एक अपना, जबकि उसके पास अगर ज़मीन होगा तभी वो किसान क्रेडिट कार्ड और ये सब ले सकता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि उसके पास इनकम का जो है गारंटीड है। शायद इसी वजह से उसको, किसान क्रेडिट कार्ड वाले लोगों को, आपका ये हेल्थ स्कीम में, आपका आयुष्मान भारत में उनको जोड़ा नहीं गया है। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, अनसर्टेन वर्ल्ड सीट एट ग्लोबल हाई टेबल। ये यूएनएससी में जो हम लोग इंडिया के जो अभी गई है, हमारा जो कैंडिडेट्स वहाँ पे हुआ है, हमारा सिलेक्शन जो हुआ है, तो उसके ऊपर जो क्या क्या इंडिया के फ्यूचर एम्बिशंस होने चाहिए उसके ऊपर ये है, और उसमें ये कहते हैं कि काउंटर टेररिज्म जो है इंडिया की हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इसके ऊपर ये जो आर्टिकल है वो लिखा गया है टी पी श्रीनिवासन के ऊपर, जो फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं, फिर वो मिशन यूएन में भी काम कर चुके हैं, न्यूयॉर्क में, नायरोबी में, वियना में, और वो जो है कि हेड ऑफ यूएन डिवीज़न ऑफ एक्सटर्नल मिनिस्ट्री भी वो रह चुके हैं। तो देखते हैं आगे आर्टिकल में। तो ऐसा देखा जा रहा है कि फिलहाल तो पुराना बैकग्राउंड और जो कॉन्टेम्परेरी चलता है कि बार बार जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वही लोग बार बार चुन चुन कर आता है, क्योंकि अगर जैसे ही जनवरी 1 2021 में जैसे ही इंडिया जाएगा वहाँ पे अपना मेंबरशिप अवेल करने के लिए, तो इंडिया का ये 8वीं बार होगा कि इंडिया जब वहाँ पे जाएगा अपना मेंबरशिप अवेल करने के लिए। उससे पहले भी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान, जापान, इंडिया, कनाडा, ये लोग सब ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि बार-बार मेंबर चुन-चुन कर आते हैं। तो बहुत सारे कंट्रीज़ जो आज तक नहीं चुन कर के आए हैं, वो लोग इस चीज़ को आवाज़ उठा रहे हैं कि अब हमें भी मौका मिलना चाहिए, हम और भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक इस चीज़ को बनाना चाहिए, क्योंकि 192 नेशंस हैं टोटल वहाँ पे। तो उस वजह से, और परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो एक्सपैंड हो नहीं रहे हैं, तो ये सब तो लाज़मी है। दूसरा ये कि अब जब 2021 तक जब तक जाएगा इंडिया वहाँ पे, तब तक यूएस की न्यू प्राइम प्रेसिडेंट जो है वो चुन कर के आ जाएँगे, और हो सकता है कोविड-19 का जो जो खौफ है, वो थोड़ा और कम हो जाए। ऑल अबाउट द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट कैसे होता है? एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे रीजनल ग्रुप्स होते हैं, हर एक रीजन में से एक-एक आता है। जैसे अभी साउथ एशिया पैसिफिक रीजन से इंडिया भी चुन कर के आया है। तो वैसे ही आपके अफ्रीकन नेशन से भी चुनकर आता है, आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ तरफ से, यूरोपियन यूरोपियन यूनियन की तरफ से आता है। तो उसमें अभी कनाडा, और कनाडा का जो जो हराया गया है वो आयरलैंड की तरफ से हराया गया। आयरलैंड जो है कनाडा को काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन देकर के हराया है। मेक्सिको को काफ़ी अच्छा वोट मिला है, क्योंकि अगर हम क्रमशः देखें तो मेक्सिको, इंडिया ऐसे करके सबसे ज़्यादा मेक्सिको था, उसके बाद इंडिया को वोट्स मिले हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एंडोर्समेंट, जो रीजनल एंडोर्समेंट होता है वो बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। अगर रीजनली आपको काफ़ी ज़्यादा जो आपके कंट्रीज़ हैं एंडोर्स करते हैं, तो जिस वजह से जो है कि आपको थोड़ा-सा इसमें जो आपका सीट है वो पक्का हो जाता है। क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर स्टेट चाहिए होता है। जितने भी वहाँ पे मेंबर है उसमें से 192 जैसे मेंबर है, उसके 2/3 जो मेजॉरिटी जो वहाँ पे है उसको आपको चाहिए होता है। इंडिया को इस बार काफ़ी अच्छा मिला है। इंडिया को पहले भी एंडोर्समेंट काफ़ी अच्छा मिलता रहा है। पिछली बार जब इंडिया चुनकर आया था तो कजाकिस्तान ने उसके लिए सीट खाली किया था। इस बार अफ़गानिस्तान ने खाली किया है। तो ये जो जेस्चर है उसके फ्रेंडली कंट्रीज़ के थ्रू, तो वो कुछ ना कुछ बात इंडिया ने कुछ किया होगा ऐसा, तभी तो वहाँ पे पहुँचा है, और जिस वज़ह से इंडिया को, जो बाकी छोटे नेशंस हैं वो सब इंडिया की तरफ काफ़ी अच्छे मतलब एक एक ललायित नज़रों से देख रहे हैं कि वो उनके मुद्दों को इंडिया वहाँ पे उस पोर्टल पे उठाएगा। लेकिन जो गेम ऑफ बैलेट है वो कितना विकेट है, वहाँ पे भी जैसे हमारे पार्लियामेंट में होता है वैसे ही वहाँ पे भी होता है कि सीक्रेट बैलेट का जो है वहाँ पे चलता है सिस्टम। जितने भी एम्बेसडर होते हैं वो जाके सीक्रेटली वोट पोस्ट करते हैं। तो आपको भले आप सब कुछ पूरा एकदम गुटबाजी करके रखे हो इधर में कि भाई तुम मेरे को देना, तुम मेरे को देना, लेकिन वहाँ पे जाके कौन क्या वोट करके डालेगा वो कोई नहीं जानता। उसी तरीके से जैसे 192 वोट्स इंडिया को ऐसा लगा था कि सारे वोट्स आ जाएंगे, क्योंकि सब लोग हाँ हाँ बोल के रखे थे, लेकिन फिर भी 184 ही आ पाए। तो ये 8 कंट्रीज कौन है, और उसके लिए क्या क्या, और किसके पास क्या ग्रीवेंस है अंदर में इंडिया के खिलाफ, तो वो हमें कभी पता नहीं चल पाएगा। अगर आप वोटिंग वाले जो हम बात कर रहे थे उसमें देखिए कि मेक्सिको को सबसे ज़्यादा वोट मिले, फिर इंडिया, नॉर्वे, आयरलैंड, केन्या। केन्या सबसे लास्ट में इसलिए क्योंकि अफ्रीकन ग्रुप में वो जो आपस में जो वो चीज़ है, मतलब क्या कहते हैं उसको, एंडोर्समेंट वाला चीज़ है वो नहीं है, क्योंकि
दिजुबाती और केनिया दोनों खड़ा हुए थे और उसमें दिजुबाती और केनिया दोनों हार गए थे। फिर लास्ट में दिजुबाती केनिया जो है वो लोग दोनों आपस में लड़े। कल भी हम लोग दिजुबाती कहाँ पे है और सोमालिया आइलैंड के साथ हम लोग देखे थे मैप में, याद होगा आपको। तो कल वाला एक बार फिर से जाके मैप देख लीजिएगा। और उस दिन भी हमने देखा था केनिया और दिजुबाटी कहाँ पे है। केनिया थोड़ा सदर्न में आता है अफ्रीकन नेशंस में, और दिजुबाटी बिल्कुल एकदम वहाँ नॉर्थ में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास आता है। ठीक है। तो इस बार अभी क्या हुआ, जब अभी इन दोनों का फाइट हो रहा था तो दिजुबाती जो है वो चाइना और इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से उसको एंडोर्समेंट मिल रहा था, और जो केनिया है वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन सब लोग थोड़ा सा उनका उसको एंडोर्स कर रहे थे, जिस वजह से थोड़ा सा उसको फायदा। इस बार जो वोटिंग हुआ उसमें कोविड-19 इफेक्ट भी था, जैसे कि हर लोग जितने लोग भी थे वो लोग पहले जो करते थे वो लोग एक साथ वहाँ बैठे होते थे, सब साथ में लाइन बना करके और जाके और वोटिंग करते थे, साइमल्टेनियस वोटिंग होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ था कि एक रूम में एक ही एम्बेसडर जाता था, तो हर एक कंट्री के एम्बेसडर वहाँ पहुंचते थे, और एक रूम था उसके अंदर बैलेट रखा होता था, बैलेट बॉक्स उसके अंदर जाइए और आप अकेले जाके भर करके आइए। तो ये, और ऊपर से कैंपेन भी जो हुआ था, जितना मीटिंग वीटिंग हुआ था वो सब प्रॉपर जूम कन्वर्सेशन के थ्रू हुआ, मतलब वीडियो पोर्टल के साथ। और जितने भी वो सब जो एक साथ बैठ के खाना वाना खाते थे, ये सब सारा कुछ होता था, वो कुछ भी नहीं हुआ। तो बहुत सारा पैसा ऐसा कहा जा रहा है कि यूएन का बच गया होगा। अब चेंजेस क्या ला सकता है इंडिया जब जाएगा वहां पे, तो न्यू परमानेंट मेंबर तो इंडिया है नहीं, लेकिन फिर भी जो अभी जाएगा यहाँ पे, तो इंडिया की तरफ से जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया है वो टीएस तिरुमूर्ति हैं। वो काफ़ी मल्टी स्किल्स के लिए जाने जाते हैं अपने, और काफ़ी जिम्मेवार डिप्लोमेट रहे हैं पहले भी। और उन्होंने एक काफ़ी इंप्रेसिव मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन दिया था अभी कुछ दिन पहले, और उसमें बताया था कि इंडिया ने किस प्रकार से जो है रोल निभाया है आपके एनल्स में, यूएन के जितने भी आपके जो क्षेत्र है उन सब में। तो उन्होंने, और फिर बाद में जब इंडिया जीत गया तो उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा था, एंड आई कोट, इन द कोविड and the post COVID world, India will continue to provide leadership and a new orientation for a reformed multilateral system. Unquote. उन्होंने कहा कि कोविड-19 के पहले, अभी दौरान और कोविड-19 के बाद भी इंडिया जो है अपने लीडरशिप और न्यू ओरिएंटेशन रिफॉर्म मल्टीलैटरल सिस्टम के लिए, कि हम लोग सबको आपस में लेके चलने वाला जो सिस्टम है हम लोग का, वो हम लोग जो जो प्रिंसिपल हमारा, उसके उसके ऊपर में हम लोग बाद में भी काम करते रहेंगे, और अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि अब देखिए मल्टीलैटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सार्क नेशन का हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाया था ना कुछ दिन पहले, कि किस प्रकार से इसको कोविड-19 के साथ हम लोग को अच्छे से लड़ना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान भी पार्ट किया था। तो ये इसलिए हम लोग, इंडिया हमेशा चाहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रहे। तो इस चीज़ के ऊपर हो सकता है उन्होंने कहा होगा, काफ़ी अच्छा जिम्मेवारी वाला डायलॉग था उनका। नेक्स्ट, यूएन विल बी एबल टू रिफॉर्म इटसेल्फ और नॉट, वी विल सी। तो इसमें अभी देखिए 9/11 जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो उस समय बहुत सारी बातें हुई थी, हमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म की ज़रूरत है, और यूएन काउंसिल को बिल्कुल रिफॉर्म करके और नया नया बहुत सारा रूल्स बना था, कि लेकिन वो सबको मल्टीलाइज, मतलब धरातल पे उतारा नहीं जा सका। अभी फिलहाल इंडिया भी जब चुन करके आया है, तो इंडिया के ऊपर बहुत सारे, मतलब ऐसे ड्रीम्स हैं, हमारे होप्स हैं, और बाकी दूसरे कंट्रीज़ के भी होप्स हैं। तो इंडिया को इस चीज़ के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि किस प्रकार से इंडिया इस सब चीज़ में सक्सीड कर पाए, वो देखने की ज़रूरत है। दूसरा, कि इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो काउंटर टेररिज्म के ऊपर होगा, क्योंकि काउंटर टेररिज्म यूएन अभी तक मटेरियलाइज नहीं कर पाया है, डिफाइन नहीं कर पाया कि टेररिज्म होता क्या है। यूनाइटेड नेशन को ये चीज़ को डिफाइन करना बहुत दिन पहले ही ज़रूरत था, लेकिन अभी तक नहीं डिफाइन कर पाया, और उसके जब डिफाइन ही नहीं कर पाया तो उसके ऊपर कोई चार्टर या फिर कन्वेंशन भी नहीं बना पाया है। अब जब इतना कुछ हो गया है, इंडिया को इतना अच्छा माना भी जाता है, तो फिर इंडिया की जो परमानेंट मेंबरशिप वाली जो क्वेश्चन है वो फिर से उभर कर आती है। तो क्या इंडिया का परमानेंट मेंबरशिप आ जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा 192 में से 184 वोट्स वो लेकर के आया है, तो क्या आ सकता है? तो देखिए इसके ऊपर तो ये राइटर कहते हैं कि ये अभी फ़िलहाल तो ज़रूरत, मतलब ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि फ़िलहाल जो चार्टर है आपका, उसमें कोई भी चुन के आता है या फिर एक्सपेंशन होता है, न्यू फिर या फिर जो भी जो न्यू कंसेंसस वहाँ पे जो जो जारी किया जाता है यूएन में, तो यूएन असेंबली में, तो उसके अंदर 2/3 मेजॉरिटी वोट तो चाहिए होता है। और दूसरा, कि जो 5 जो मेंबर्स है परमानेंट मेंबर, जिसके अंदर चाइना भी है आपका, तो उसके वो लोग पाँचों मेंबर्स के अब में से कोई एक भी अगर वीटो वोट डाल दिया, तो आपका जो भी वो कंसेंसस जो चल रहा है वो डाउन हो जाएगा। तो उस वजह, और वो पाँचों कंट्रीज़ का जो है पीछे बैकिंग भी होता है, 4, 5, 6 कंट्रीज़ का। तो वो लोग उससे भी मनवा के और करवा देता है। तो जिस वजह से जो है कि आपका ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, और चाइना हर बार इंडिया का जो परमानेंट मेंबरशिप वाला जो है कंसेंसस, उसमें वीटो मार करके इंडिया को गिरा देता है नीचे। तो ये अभी फ़िलहाल के चार्टर में तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया जो है कि अभी वहाँ पे जब गया है, तो इसका एक काफ़ी प्रिविलेज्ड पोजीशन है वहाँ पे, और उस चीज़ के लिए ये अपना भले वीटो पावर नहीं है हमारे पास, लेकिन अभी
वहाँ पे काफ़ी अच्छा लीडिंग रोल हम लोग वहाँ पे निभा सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो 2 साल है हमारे पास उसमें हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर से भले हैं, लेकिन हम लोग जो है कि कोर काउंसिल के साथ रहेंगे और बहुत सारे ऐसे कंसेंसस जो आएँगे वहाँ पे, जिसमें हमारी जो बैकिंग की ज़रूरत होगी दूसरे नेशंस को, तो वो हमारे साथ आकर के बातचीत करेंगे और इस दौरान जो है यूएनएससी के हार्ड नेगोशिएशंस के कन्वर्सेशंस में भी इंडिया जो है शामिल होगा, जो कि एक प्राइवेट कंसल्टेशन चैम्बर में होता है, जो कि यूएनएससी के बैकडोर में है और वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग और ये सब कुछ भी नहीं होता है। तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे इंटरनल बातें होती हैं जो अब दूसरे देश अपने इंटरेस्ट को मनवाने के लिए जो सामने वाले देश है उसको देते हैं कि आप ये चीज़ हम आपके लिए ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्योंकि आपको अपना बात मनवाना है तो सामने वाले को कुछ ना कुछ तो आप देते हो ना, कि हाँ ठीक है हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आप भी अपना थोड़ा-सा अपना एक मतलब सीधा कर सकते हो उसमें। तो वो चीज़ को, क्योंकि वीटो वाला थ्रेट होता है ना, तो फिर वो चीज़ के अंदर भी इंडिया जाएगा। तो इस बार इस तरफ में प्रेशर भी होगा इंडिया के पास, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें भी होंगी जिसमें इंडिया इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना चाहता है, लेकिन फिर भी उसको उस चीज़ में वोट फॉर या अगेंस्ट देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ के इंडिया को बहुत रिस्पॉन्सिबली काम करने का है और किसी को जो मतलब ऐसा चल के चलना है, किसी को भी ऑफेंड ना करे इंडिया, ना कि छोटा कंट्री को, ना ही वो जो परमानेंट मेंबर्स है उनको भी। तब तक जब तक कोई हमारा नेशन के लिए वाइटल इंटरेस्ट वाला कोई एक मुद्दा ना आ जाए। इंडिया मिशन जो है न्यूयॉर्क में वो काफ़ी अच्छा रेपुटेशन रखता है और परमानेंट मेंबर का जितना इन्फ्लुएंस है उस हिसाब उतना भी करीब-करीब आजकल रखने लग गया है। क्योंकि छोटी कंट्रीज़ से भी काफ़ी अच्छा हमारा रिलेशनशिप है, जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ से, इंडोनेशियन कंट्रीज़ से, फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी हम लोग बहुत सारा माल वहाँ से खरीदते हैं। जैसे कि रशिया से तो इतना हम लोग, तो वो लोग उस लोभ में हमारे साथ है, यूएसए, रसिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, ये सब सब उस लोभ में हमारे साथ हैं कि ये काफ़ी अच्छा कस्टमर है। तो इन्फ्लुएंस इंडिया भी इस टाइम पे वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी ज़्यादा है। तो नेक्स्ट हम लोग अभी रिवीजन देख लेते हैं क्या-क्या हमने आजकल किया। सबसे पहले हमने देखा कि ग्लोबल हाई ऑर्डर अभी जो जस्ट हमने डिस्कस किया उसमें किस प्रकार से इंडिया का क्या रेलेवेंस होने वाला है यूएनएससी में। उसके बाद हमने देखा है कि मॉनिटर जो है कोविड-19 डिजीज़ का वो कितना इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से अभी थोड़ा दिन मतलब घट गया है। मार्च इस साल जो है हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब कितना 16-17 ऐसे कुछ एक नंबर हम लोग अभी डिफ़ाइन कर पाए, मतलब इस बार बता पाया, लेकिन पिछले साल, उसके पिछले साल और उसके पिछले 2017 में जो है कि 62-65 तक भी नंबर गया, 45-62 ऐसे-ऐसे नंबर गया एक-एक सप्ताह में। उतने सारे रिपोर्टिंग्स आए हैं, लेकिन इस वीक जो है मार्च 16 से 22 के बीच में बहुत कम था। तो ये चीज़ को स्ट्रेंथन करने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे भी आने वाले जो है पैंडेमिक कोई आ रहा है अगर, तो उसको फ्यूचर फोरकास्ट करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम लोग पहले से प्रिपेयर्ड हो सकें। इंडिया टॉर्चर कल्चर ये हम लोग होलिस्टिकली कवर किए। इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है उन्होंने लिखा था ये आर्टिकल और काफ़ी अच्छे उसमें पॉइंट्स आए, किस तरह से अनकैट का यूज़ कर सकता है इंडिया, और वो सब के ऊपर हमने बात किया। और जो फ्रेमवर्क है इंडिया में किस तरह से डिले होते जा रहा है और किस प्रकार से हमने हैशटैग हमें यूज़ करना है, वो सब के बारे में हमने बात किया। ये सब काफ़ी हैंडी एग्जाम्पल है, आप एथिक्स पेपर में और सोशल जस्टिस में भी बिल्कुल कोट कर सकते हैं, डायरेक्ट लाके और लिख सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, कोई नहीं काटेगा आपको इस आंसर को। प्राइवेट ट्रेन्स को क्या-क्या बेनिफिट होगा हमारे रेलवे में, कि सेफर जर्नी होगा और एफिशिएंट होगा, किस प्रकार से हम जो रेलवे लाइन्स भी है 130 से लेके 160 हम लोग बढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने गोल्डन क्वाड्रिलैटरल्स देखा मैप के थ्रू, क्या होता है, कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से 4 सिटीज़ जो हैं जुड़ते हैं इससे। डायमंड क्वाड्रिलैटरल्स देखा हमने। किसान क्रेडिट कार्ड वाले लोग क्यों आयुष्मान भारत में नहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। आयुष्मान भारत क्या है, वो भी हमने देखा। और फिर उसके बाद वोकैब्स ऑफ द हिंदू जो है इस वाले स्लाइड के बाद आप देख लोगे। तो उसके बाद मेंस क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में आपको डाल दूँगा। आप जाके टेलीग्राम में प्लीज़ उसको अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि धीरे-धीरे ही अगर गलत भी लिखता है कोई दिक्कत नहीं है। आप पर्सनली भी मेरे को डाल सकते हैं मैसेज। टेलीग्राम में मैं वहाँ पे जो एडमिन है उसमें आप पर्सनली डाल, आपको सबके सामने डालने का अगर नहीं हो रहा है कि सब क्या देख के बोलेंगे, तो आप पर्सनली भी डाल सकते हैं। उसमें मैं आपको चेक करके बताऊँगा कि इसमें आप क्या-क्या सुधार सकते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं तो आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है, तो आज क्यों नहीं? एक क्वेश्चन भी अगर आप आज से लिखेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाओगे। अलर्ट तो वोकैब्स जो है मैं सारा नहीं डिस्कस करूँगा, 3-4 जो मेन है वो मैं डिस्कस कर दूँगा, बाकी आप देख सकते हो। सबसे पहले तो है कि वो जो हमने देखा था अभी आईडीएसपी सर्विलांस सिस्टम, वो क्या है? उसके बारे में डेफिनिशन है कि वो एक काफ़ी क्रूशियल और मेजर पार्ट है हमारा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए काम करता है। की ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि सर्विलांस सिस्टम ये बैठाता है, जिसके अंदर ये डिसेंट्रलाइज़ करता है लेबोरेटरी में जितने भी आपके डिज़ीज़ जो डिटेक्ट
कलेक्ट होते हैं उन सबको डिसेंट्रलाइज करके और नेशनल पोर्टल पे वो अपलोड करता है, दिखाता है कि हमें इस प्रकार के जो चीज़ है पैंडेमिक है उसका इतना इतना नंबर का हमारे पास केसेस आ रहे हैं। तो हो सकता है जिसका ज़्यादा नंबर अगर आने लग गया तो उसको नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे उठा करके वो बताए कि भाई ये पैंडेमिक जो है या फिर ये जो बीमारी है वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है। फिर सर्ज क्या होता है? सडन इंक्रीज राइज ग्रोथ। पैथोजन क्या होता है? बैक्टीरिया वायरस दैट कॉजेज डिजीज। वेल क्या होता है? जैसे हमने एडिटोरियल में भी पढ़ा था, कंसील, हाइड या कवर करना या फिर कैमोफ्लेज, मतलब कपड़ा मार देना उसके ऊपर, छुपा देना उसको। ठीक है, तो अगर बढ़िया लगे तो आप इसको प्लीज एकदम बिल्कुल डाउनलोड कीजिए एडिटोरियल को और आप देखिए, इसको खुद से पढ़िए, रिवीजन कीजिए शाम तक एक बार जरूर से जरूर, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन से ही होगा। और मैं क्वेश्चन जरूर डालूंगा, आप क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना है आपको टेलीग्राम पे, उसका डिस्क्रिप्शन भी डालूंगा किस जगह पे क्या लिखना है आपको, कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।